तो सभी इसमें भागीदार हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि केवल हमने मेंबरशिप ले लिया हमारा काम खत्म। तो ऐसा भी नहीं है, ये सबकी कंपनी है, सभी को मिलजुल के चलानी है। ट्रांसपेरेंसी इसमें पूरी रखी गई है, जो भी छोटी से छोटी चीजें जानकारियां जो हमको देनी चाहिए सभी हम लोग पब्लिश करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, समय समय में प्रवीण जी द्वारा दिया जाता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने स्लाइड शो के तरफ हूँ। एक बार फिर से आप सभी का इस सेशन में स्वागत है वाई आई निधि लिमिटेड कंपनी में, और सभी आप मेंबर हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं अपना डिपॉजिट पॉलिसी, जो हमारे डिपॉजिट्स के रूल रेगुलेशंस को गवर्न करेगा। सबसे पहली बात तो है डिपॉजिट पॉलिसी की जरूरत क्या है। आप सभी को प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भाई। दिख रहा है ना? हाँ। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि डिपॉजिट पॉलिसी क्यों चाहिए। जब सभी को पता है कि डिपॉजिट लेना है और लोन देना है, लेकिन डिपॉजिट कैसे लेना है, किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, ये सब जानने के लिए हमको एक पॉलिसी की जरूरत है कि किससे हम डिपॉजिट ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं, किससे कितना ले सकते हैं। तो उसके लिए गाइडलाइंस हमने बनाई हुई है। अब इसमें आपका है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। हम कितने तरीके के डिपॉजिट निधि कंपनी में एज पर गवर्नमेंट रूल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला है आपका सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स या इसको हम डिमांड डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रहता है, आपको जब भी जरूरत होगी ऑन डिमांड आप कभी भी बोल सकते हो हमको पैसा चाहिए और वो कंपनी आपको देगी। दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में हमारे बहुत तरीके के रहते हैं, जैसे आरडी हो गया, एफडी हो गया, मंथली इनकम सर्टिफिकेट, या एमआईएस हम एमआईसी जिसको बोलते हैं। मतलब एक फिक्स अमाउंट आपने रख दिया और उसका हर महीने इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अब आता है तीसरा जो हम लोग बहुत ही कॉमन है जानते हैं, करंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट्स। लेकिन निधि कंपनी में करंट अकाउंट अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें हम करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, करंट अकाउंट में पैसे नहीं ले सकते हैं। और उसका रीजन क्या है? रीजन उसका ये है कि निधि कंपनी जो है वो एक कॉमर्शियल कंपनी ट्रीट नहीं करती है इसको। गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से ये म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। हम आउट ऑफ अपना ग्रुप छोड़ के किसी के लिए नहीं जा सकते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, इसलिए करंट अकाउंट्स हमें अलाउड नहीं है। दूसरा क्या है, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। तो जैसा कि पिछले सेशंस में भी बताया गया कि हम निधि कंपनी में केवल इंडिविजुअल्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत खाता खोल सकते हैं, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, किसी कॉर्पोरेट का अकाउंट नहीं खोल सकते, किसी को कॉर्पोरेट को हम मेंबर नहीं बना सकते। तो मेंबर नहीं बना सकते तो जाहिर सी बात है उससे डिपॉजिट भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि अगर हमको किसी को मेंबरशिप लेनी है या किसी का डिपॉजिट लेना है, तो हम कौन से अकाउंट खोल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या लेना है। तो मेंबरशिप फॉर्म तो लेना है, वो ऑब्वियस है। मेंबरशिप के साथ क्या क्या केवाईसी लेना है। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप संस्था में जोड़ रहे हैं, अपने कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो कौन है, कहाँ रहता है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी अपने को, इसके लिए
हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेकमेंड किए हैं जिससे कि हमको पहचानने में या उसको गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग में हमें सहायता मिलेगी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब पहचान पत्र में हम क्या क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है। पहला है पासपोर्ट, दूसरा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब जिसको हम आधार कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है पैन कार्ड, फिर अपना इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और डिफेंस का आईडी। मतलब ये सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको फोटो कंपल्सरीली मिलती ही मिलती है। जिसका भी आप आधार कार्ड लेंगे या पासपोर्ट लेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे तो आपको उसको फोटो मिलेगी। तो इसको हम लोगों ने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में रखा हुआ है। दूसरा आता है एड्रेस प्रूफ में क्या क्या ले सकते हैं। तो ऑब्वियस है पासपोर्ट पे भी एड्रेस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के बिना पासपोर्ट नहीं बनता, तो वो एक तरीके से वेरीफाइड भी होता है। आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब इसमें टेलीफोन का, किसी का अगर पोस्टपेड कनेक्शन है, टेलीफोन बिल, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ, लेकिन वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। या किसी का बिजली का बिल है, वो भी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उसको हम एड्रेस के रूप में कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज मेरे मन में थी, मैं जोड़ूं कि ना जोड़ूं, इसलिए अभी मैंने नहीं डाला इसमें। वो है बहुत सारे बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं मनरेगा कार्ड को केवाईसी के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि इधर मनरेगा कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इधर नहीं रखा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करके डाला जा सकता है। अब सेविंग अकाउंट अगर किसी ने खोला है तो सेविंग अकाउंट के लिए सभी कंपनीज, सभी बैंक्स, जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है जो सेविंग अकाउंट ओपन करती हैं, वो कुछ ना कुछ एक मिनिमम बैलेंस उसमें चाहते हैं कि उनका कस्टमर या उनका मेंबर उसमें रखे। अपने यहाँ भी है कि एक मिनिमम बैलेंस हमने 1000 का एक प्रपोज किया हुआ था, लेकिन अभी तक अगर वो मेंटेन नहीं करने पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब मिनिमम बैलेंस चार्ज अभी तक हमारी कंपनी इम्पोज नहीं कर रही है। आप बैलेंस मिनिमम बैलेंस के नीचे भी रख सकते हैं, जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं, लेकिन ये टाइम टू टाइम बोर्ड मीटिंग में जैसा होगा चेंज हो सकता है। अब दूसरा है कि अगर किसी को सेविंग अकाउंट खोलना है तो या तो कोई इंडिविजुअल अपने नाम से खोलेगा, जैसे मुझे खोलना है तो मैंने आलोक प्रकाश के नाम से अकाउंट खोल लिया और वो सिंगल नाम पे रहेगा। दूसरा है कि मैं किसी के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता हूँ, ये भी हमारे पास अलाउड है। निधि कंपनी में ज्वाइंट अकाउंट भी अलाउड है। 2 लोग या 2 से अधिक लोग भी मिलके अकाउंट खोल सकते हैं हमारे यहाँ। मोड ऑफ ऑपरेशन भी वो चाहें तो जो भी अभी जो प्रचलन में है, आइदर सर्वाइवर या फिर फॉर्मर सर्वाइवर, ज्वाइंट, जो भी उनको देना है वो अपने हिसाब से अकाउंट खोल के अपना मैंडेट दे सकते हैं। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ऐसा है कि अगर 18 साल से कम की उम्र का कोई बच्चा है, बच्चा इन द सेंस माइनर है, तो वो हमारी मेंबरशिप नहीं ले सकता, कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी का मेंबर होने पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और माइनर क्या है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि माइनर का हम मेंबरशिप तो नहीं ले सकते, लेकिन उसके नाम पे हम डिपॉजिट कर सकते हैं उसके नेचुरल गार्जियन के साथ। नेचुरल हो या लीगल हो, जो भी, अगर कोर्ट अपॉइंटेड लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन के साथ, अदरवाइज नेचुरल है तो नेचुरल गार्जियन के साथ हम माइनर का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मेंबरशिप नहीं दे सकते। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम मेंबर नहीं बना सकते, लेकिन उसको, यही एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे हम विदाउट मेंबरशिप डिपॉजिट ले सकते हैं। अदरवाइज बिना मेंबरशिप के हम डिपॉजिट नहीं ले सकते किसी से भी। बाकी मैंडेट्स हैं, अगर डिपॉजिट इन द केस सपोज आजकल महामारी फैली हुई है या नेचुरल डेथ भी होती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी के साथ, तो मैंडेट्स क्या क्या हो सकते हैं। आइदर और सर्वाइवर अकाउंट्स में, आइदर या सर्वाइवर, अगर ज्वाइंट अकाउंट है, 2 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है तो आइदर या सर्वाइवर वोट दे सकते हैं मैच्योरिटी के बाद पैसा, दोनों में से किसी को भी, या जो बचेगा जो जिंदा रहेगा उसको हम दे सकते हैं। दूसरा है एनी वन ऑफ सर्वाइवर्स,
ये उस कंडीशन में है जब 2 से अधिक लोग मिलके एक ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं। अगर 2 से अधिक लोग हैं तो वो मैंडेट कुछ भी दे सकते हैं, एनी टू, एनी थ्री, बाई ऑल, कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने मैंडेट दिया एनी वन और सर्वाइवर, इसका मतलब अगर 3 लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर अकाउंट खोला है, उसमें पैसे हैं, तो वो किसको पे होगा? एनी वन, जो भी आएगा बचा होगा। या एक से ज्यादा भी बचे, जैसे 4 लोग हैं, एक की डेथ हो गई तो 3, तो तीनों को मिलेगा पैसा वो, या जो एक अकेला बच जाएगा उसको मिलेगा। दे सकते हैं फार्मर और सर्वाइवर, इसके बारे में थोड़ा लोग कम जानते हैं और ये प्रचलन में भी थोड़ा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज 2 लोगों ने ज्वाइंट एफडी किया और वो मैंडेट देते हैं फार्मर और सर्वाइवर, तो इसमें क्या होगा? पैसा हमेशा जिसके नाम पे फर्स्ट नाम नेम है उसको ही पैसा मिलेगा जब तक कि वो जिंदा है। सर्वाइवर का कब केस आएगा? जब भी उसकी डेथ होगी। जब तक डिपॉजिटर जिंदा है तब तक सर्वाइवर का कोई राइट नहीं है, वो कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता, कोई उसका इसमें अमेंडमेंट नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ द डिपॉजिटर, सपोज डिपॉजिटर की डेथ हो गई, उसके बाद सर्वाइवर को हम पैसा देते हैं, या वो जैसा मैंडेट दे हमें उसके हिसाब से हम उसको डिस्पोजल करते हैं। और ये सभी मैच्योरिटी के बाद ही, मैच्योरिटी पे ही होंगे। तीसरा मैंडेट कैसा दे सकता है डिपॉजिटर? वो बोल सकता है कि हमने एक एफडी की आपके पास 5 साल के लिए, अभी आफ्टर मैच्योरिटी 5 साल के बाद, जब भी मैच्योर होने के बाद उसको क्या करना है? उसको सेम टर्म के लिए रिन्यू कर देना है अगले 5 साल के लिए, या फिर मैच्योरिटी पे पैसा उसके सेविंग अकाउंट में जमा कर देना है। ये मैंडेट भी हम ले सकते हैं। बाकी जैसे हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिपॉजिट के साथ नॉमिनेशन रहता है, हमारे पास भी ये सुविधा उपलब्ध है। आप सभी डिपॉजिट्स का नॉमिनेशन दे सकते हैं। या आपके पास अगर कुछ आपको मिस हैपनिंग होती है तो पैसा किसको दिया जाए, वो नॉमिनेशन आप करके रखेंगे तो सबके लिए अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कंपल्सरली सबसे लेना भी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है और डिपॉजिटर के लिए भी अच्छा है। और नॉमिनेशन एक अकाउंट का केवल एक आदमी के नाम से ही हो सकता है, किसी फर्म के नाम से नहीं हो सकता, किसी संस्था के नाम से नहीं, एक इंडिविजुअल के, क्योंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट ही ओपन करते हैं, तो इंडिविजुअल के किसी एक के नाम से हम नॉमिनेशन फैसिलिटी दे सकते हैं। और नॉमिनेशन किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि नॉमिनेशन चेंज करना है या कैंसिल करना है, सपोज आपने अपने भाई को नॉमिनी बनाया, कल को भाई से खटपट हो गई, या किसी दोस्त को बनाया और दोस्त से खटपट हो गई, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है और वो चेंज करके आपको मिल जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये आता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट हम कैसे करेंगे। तो अभी हमने जैसे बताया था कि हमारे पास सेविंग अकाउंट्स हैं, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट हम खोल नहीं सकते, तो हम बेसिकली सेविंग और टर्म डिपॉजिट दो पे इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। पहली बात तो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे कंपनी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जब भी चेंजेस होंगे, जो भी होगा, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो अपडेट कंपनी के वेबसाइट पे हम डालेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो समय समय पे डालेंगे ही। जब भी चेंजेस होंगे कुछ तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब आती है सेविंग अकाउंट की, इसका कैलकुलेशन हम डेली बेसिस के बैलेंस पे करते हैं। जो भी आपका डे एंड में बैलेंस है उस पे आपको इंटरेस्ट अप्लाई होगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको क्रेडिट बाद में होगा। वो कैलकुलेट होता रहेगा सिस्टम में, लेकिन वो हम आपस में बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि उसको हाफ ईयरली देना है या ईयरली देना है, वो आपके अकाउंट में कैलकुलेट होके आ जाएगा। दूसरा क्या, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट पे हम इसको क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपका डिपॉजिट होगा हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, और उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पे करेगी हमारी कंपनी। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, क्यूमुलेटिव है, जैसा कि बाकी सब बैंक्स में आपको मिलता है। तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट्स।
रिकरिंग में आपका पेमेंट चूंकि मंथली होता है मोस्टली, डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने मंथली बेसिस पे ही रखा है। मंथ एंड पे जो आपका बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अब आता है टीडीएस का। टीडीएस जैसा कि गवर्नमेंट, चूंकि हम लोग गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट से सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं, तो हम टीडीएस का नॉर्म्स भी वायलेट नहीं कर सकते। और जो भी समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बताया जाएगा उसके हिसाब से टीडीएस अप्लाई होता रहेगा। अभी जो है, अभी जो चल रहा है, अगर इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, यदि आपने 15G या 15H फॉर्म नहीं दिया है। और अगर आपने पैन कार्ड भी नहीं दिया है तो विदाउट पैन कार्ड आपका टीडीएस 20% के हिसाब से डिडक्ट होगा। अगर पैन कार्ड है और 15H आपने या 15G नहीं दिया है तो 10% से है। तो इसके लिए सभी से अनुरोध है कि 15G या 15H जो भी डिपॉजिटर्स अपने हैं वो दे के रखें। उसके बाद आता है कस्टमर इंफॉर्मेशन। जब भी हम किसी को अपने कंपनी का मेंबर बनाते हैं तो उससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपने अपना मेंबरशिप फॉर्म भी देखा होगा, उसमें आपके घर से लेके आपका संपत्ति, भाई बहन रिश्तेदार, सभी चीज का उसमें ब्यौरा हम लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि हम इतना सारा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, इसका क्या करना है, कंपनी क्या करने वाली है, कहीं मिस यूज तो नहीं करेगी। तो आपको बता दें कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन बिना आपके कंसेंट के किसी को भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और किसी भी थर्ड पार्टी जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को आप देखे होंगे, आपके पास कंटिन्यू कॉल आते हैं कि आप हमसे बीमा ले लो, लोन ले लो। तो डेटा कहीं कहीं से लीक होकर उनके पास पहुंचता है। तो हमारी कंपनी आपको इंश्योर करना चाहती है कि ऐसा डेटा हम किसी को भी प्रोवाइड नहीं करेंगे जो आपको फोन करके परेशान करे, तंग करे, या जिससे आपको कोई फाइनेंशियली या मेंटली नुकसान हो। सिक्रेसी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। हमारी कंपनी ये भी है कि आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका कितना पैसा जमा है, बैलेंस कितना है, आपने कितना निकाला, ये हम सीक्रेट अपने तक ही रखते हैं, किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इवन अपने मेंबर्स में भी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कहीं कुछ सरकार का इंटरफेरेंस आता है, बीच में कोई लॉ आता है, या कंपनी का इंटरेस्ट अगर कहीं उससे वायलेट होता है, या कंपनी को लगता है कि इससे हमको नुकसान होने वाला है, उस कंडीशन में हम इसको पब्लिश कर सकते हैं या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि अगर कोई सीबीआई आ गया या अपना अटैचमेंट ऑर्डर आ गया किसी बैंक कोर्ट का, तो वो हम डिस्क्लोज करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने डिपॉजिट कर दिया और बीच में आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि हमारे पास जो है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स, 6 महीने से कम का डिपॉजिट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई भी निधि कंपनी नहीं करती है। अगर आपने डिपॉजिट किया और सपोज 5 साल के लिए डिपॉजिट कर किया और आपको 1 साल बाद आपको पैसे चाहिए, तो आपका क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको एक कोशिश की गई है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाए, ताकि बाद में डाउट्स ना हो आपके दिमाग में। पहला तो ये है कि नो डिपॉजिट शैल बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपने कोई भी डिपॉजिट किया है तो 3 महीने तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। कम से कम 3 महीने तो आपको रखना ही पड़ेगा। If the deposit is withdrawn at the request of depositor after 3 months, और वो 6 महीने के पहले, अगर आप 3 से 6 महीने के बीच में उसको विड्रॉ करते हैं, सपोज आपने 1 लाख रुपए रख दिया, आपने 5वें महीने में कहा कि नहीं हमको जरूरत है, हमारा पैसा हमको दे दीजिए, तो उस केस में कंपनी आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करेगी। आपको जितने आपके पैसे थे वापस कर दिए जाएंगे, आपसे कोई कटौती उसमें नहीं की जाएगी। तीसरा आता है कि अगर 6 महीने के ऊपर हो गया, तब क्या होगा? 6 महीने से 1 साल, हमारा जो हमने अपने कंपनी का जो डिपॉजिट रखा है वो 1 साल से शुरू होता है अपना।
इंटरेस्ट रेट आपने देखा होगा, 1 साल पे क्या है, 2 साल पे 3 साल पे क्या है, 5 साल पे क्या है। तो 1 साल के अंदर अगर 6 महीने से 1 साल के बीच में आप निकालते हैं, तो आपको जो भी हमारा सेविंग का इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे होगा। अब बात आती है कि 1 साल के ऊपर क्या होगा। अगर आपने 5 साल का डिपॉजिट, अगर 1 साल का डिपॉजिट किया सपोज, और 1 साल के बाद आप निकालना चाहते हैं, तो आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ पेबल है, उसमें कोई मतलब शक की बात ही नहीं कि आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए। तो आप अगर 1 साल का ही डिपॉजिट है तो मिल जाएगा। सपोज आपने 5 साल के लिए डिपॉजिट किया और 1 साल बाद आपको लगा कि हमको पैसे की जरूरत है और आप निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा कंपनी गाइडलाइन क्या कहती है कि आपको आपके पैसे तो मिलेंगे, आपने जितना पैसा जमा किया है पूरे मिलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज आप 1.5 साल बाद निकालते हैं, तो हमारा कंपनी का जो भी 1.5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सपोज 5 साल पे आपको 10% मिल रहा था, तो 1.5 साल का इंटरेस्ट 7.5% है, 8% है, तो आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे होगा। और उसमें से 2% पेनल्टी आपको डिडक्ट होगी। मतलब 8% आपको मिलना था, तो अब 6% के हिसाब से आपको 1.5 साल का ब्याज देके आपका भुगतान किया जाएगा। मतलब आपका पैसा कहीं भी नहीं जाने वाला, पेनल्टी भी कुछ नहीं है, केवल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा प्री मेच्योर विड्रॉल पे। तीसरा आता है कि किसी ने डिपॉजिट किया और उसकी डेथ हो गई, तो कंपनी इससे अगर सपोज किसी की डेथ हो गई और उसने ए की डेथ हो गई और बी के नाम पे नॉमिनेशन है, या आइदर सर्वाइवर केस में है या फॉर्मर सर्वाइवर केस में है, और वो चाहता है कि हम पैसे विड्रॉ करें, तो डेथ के केस में कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस दिन तक बनेगा, उस टर्म के हिसाब से वो आपको पूरा पे किया जाएगा। ये मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज डिजीज डिपॉजिट अकाउंट। अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनी को दे देंगे डेथ सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ज्वाइंट डिपॉजिट है तो वो मैंडेट जैसा भी है, आइदर सर्वाइवर है, फॉर्मर सर्वाइवर है, या ज्वाइंटली बाय ऑल है, जिस हिसाब से मैंडेट रहेगा उसके हिसाब से उसको पे होगा। तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एब्सेंस ऑफ नॉमिनेशन। सपोज किसी का सिंगल अकाउंट है, उसने नॉमिनेशन भी नहीं दिया, तो उस केस में पैसा किसको दिया जाएगा। तो उस केस में पैसे देने के लिए उसके जो भी लीगल हेयर्स हैं, जो भी उसके घर में लोग हैं जो कानूनी रूप से वो पैसा लेने के हकदार हैं, तो अभी तक जो हमने अपना बनाया है उसके हिसाब से वो सभी लोग मिलके एक एप्लीकेशन करेंगे एफिडेविट के फॉर्म में। सपोज 3 लोग उसके लीगल हेयर्स हैं, तो तीनों एक करेंगे और किसी एक को वो नॉमिनेट करेंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ अस ये पैसा इनको दे दिया जाए। और उसके बाद वो केवल कस्टोडियन होगा। वो कस्टोडियन पैसा लेने के बाद वो तीनों में किस रेशियो में बांटता है, अकेले ले जाता है, उससे अपने को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उनका एक रिक्वेस्ट है, डेथ सर्टिफिकेट है, तो हम उनको जो भी जिसको भी वो बोलेंगे, एक आदमी को नॉमिनेट करेंगे, इसको दे दीजिए, हम उसको पैसा दे देंगे। अब आता है कि हम इंडिविजुअल्स का अकाउंट तो खोल रहे हैं। हमारे बहुत से लोग हैं जो यहाँ नहीं रहते, विदेशों में रहते हैं, और अगर वो चाहे कि हम निधि कंपनी में, आपके कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करें, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एनआरआई हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो इसमें ज्यादा कुछ नियम देखने की जरूरत नहीं है अपने को। सीधा सा है, एनआरआई नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकता, वो हमारा मेंबर भी नहीं बन सकता और डिपॉजिट भी नहीं कर सकता। अब एक थोड़ा सा ओवरलुक मैं आपको देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी अपनी कंपनी पे कर रही है सेविंग अकाउंट पे, अभी हमने जो बेंचमार्क रखा हुआ है एसबीआई का, जो भी रेट चलेगा उसके ऊपर हम देंगे। तो अभी 4.5 दे रहे हैं। टर्म डिपॉजिट रेट्स 1 साल के लिए 7.5 है, 3 साल के लिए 8.5 है, 5 ईयर्स के लिए 9.5 है।
अब इसमें सीनियर सिटीजन्स, वोमेन्स और बच्चे जो 10 साल से नीचे हैं, उनको हमारी कंपनी एक्स्ट्रा थोड़ा सा बेनिफिट दे रही है, 0.5% का उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रही है। अगर किसी का एज 60 ईयर से ज्यादा है, या कोई अपने बच्चे के नाम से डिपॉजिट करना चाहता है जो 10 साल से कम है उम्र, या कोई लेडीज अपने नाम से डिपॉजिट करना चाहती है, तो उसको सपोज 7.5 है तो वो 8% हो जाएगा, 8.5 है तो 9% हो जाएगा, और 9.5 है तो वो 10% हो जाएगा। ये मैक्सिमम में अपना 10% है। 10% से ऊपर अपनी कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही है। उसमें वुमेन्स के क्लॉज केस में थोड़ा सा एक ये है कि उनका डिपॉजिट जो है वो 5 साल के लिए होगा तो ही उनको मिलेगा। सपोज 1 साल के लिए करती हैं तो ये बेनिफिट उनको 0.5% का नहीं मिलेगा। अब मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा एक जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं और अपने निधि कंपनी में अगर कोई पैसा डिपॉजिट करता है तो एक टेबुलर फॉर्म में मैंने कोशिश किया है कि एक आपको डिफरेंस समझा पाऊं। अगर मान लीजिए हम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं किसी सरकारी बैंक में या फिर अपने वाईआई निधि में, तो क्या डिफरेंस आने वाला है अगर हम 1 साल के लिए डिपॉजिट करें। तो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स मोस्टली जो दे रही हैं वो 4.80 4.90 से लेके 5 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही हैं। उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया एक एवरेज 5% का मान के, और हमारा जो मैक्सिमम ये है 1 साल के लिए 8% है, 8.5 है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 8%, 7.5 से 8 हो जाएगा, तो 8% के हिसाब से कैलकुलेशन है। तो अगर 1 साल के लिए हम कहीं बैंक में जाते हैं तो 1,05,095 रुपए अपने को मिलते हैं, और हमारी कंपनी में 1,08,224 रुपए मिलते हैं। अगर 3 साल के लिए जाते हैं तो वहां आपको बैंक में मिलेगा 1,16,075 रुपए, वाईआई निधि में मिलेगा 1,30,000 रुपए, 1,30,605 रुपए। वहीं हम 5 साल के लिए देखेंगे तो ये डिफरेंस और बड़ा हो जाता है। आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जाएंगे तो 1,28,204 रुपए के आसपास मिलेगा, और हमारे यहाँ आपको 1,63,862 रुपए के आसपास मिलेगा। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है। और सपोज किसी ने मैंडेट अगर दिया है कि हमने 5 साल का डिपॉजिट किया है, उसको फिर से आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, रिन्यू कर दीजिए डिपॉजिट हमारा, तो हम 10 साल के लिए भी एक कैलकुलेशन देख सकते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,64,362 रुपए मिलते हैं। वहीं हमारे यहाँ आप देखेंगे 2,68,506 रुपए। मतलब यहाँ 10 साल में आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा है। मतलब ये 10 साल में भी पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका पैसा डबल नहीं हो रहा है, डबल से भी कम है। 60% का 65% का ग्रोथ है। वही आप हमारे यहाँ करोगे तो हमारे यहाँ 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो ये कंपैरिजन करने की छोटी सी कोशिश की थी मैंने।